ये है डेवलपमेंट का पार्ट 2। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे डिफरेंट पीपल्स के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं और उसका डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ क्राइटेरियाज। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेशनल डेवलपमेंट और देखेंगे कि क्या वो क्राइटेरियाज है जिससे हम बोल सकते हैं कि कौन सी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है और कौन सी एक डेवलपिंग कंट्री है, और कैसे हम इन कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर इसके नाम से ही देख सकते हैं, नेशनल डेवलपमेंट मीन्स यहाँ पर एक नेशन, एक कंट्री के डेवलपमेंट की बात हो रही है। और एक कंट्री के डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब उस कंट्री के सिटीजन्स की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाए। मीन्स इसे सिंपली आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एक कंट्री की उसके लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने की कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट। उस कंट्री के सिटीजन्स कितने ज़्यादा एजुकेटेड है और वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है और उस कंट्रीज़ के लॉज कितने अच्छे हैं। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमने देखा कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, बट अब हम बात करेंगे कंपेरिजन की, क्योंकि कंपेरिजन करना हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे फिर वो स्कूल के लेवल पर हो या फिर ग्लोबल लेवल पर। I like it. तो अब हम इस ग्लोबल लेवल के कंपैरिजन को हमारे स्कूल के लेवल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक क्लास में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी अलग अलग एबिलिटी और अलग अलग इंटरेस्ट होता है। हो सकता है कोई पेंटिंग या ड्राइंग में इंटरेस्टेड हो सकता है कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो सकता है कोई मैथ्स में इंटरेस्टेड हो। ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, और इसीलिए अगर हम एक ऐसे स्टूडेंट जो ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है या फिर स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसे कंपेयर नहीं कर सकते एक ऐसे स्टूडेंट से जो स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इन दोनों स्टूडेंट्स को कंपेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट और दोनों की पॉजिटिव साइड डिफरेंट है। And you cannot compare. बट अगेन हमें कंपेरिजन करना तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए इन दोनों स्टूडेंट्स को कंपेयर करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया बना लिया है। जैसे इम्पोर्टेंट तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है एजुकेशन को, पढ़ाई को, और इसीलिए आपके स्कूल में आपको आपके परसेंट, मार्क या रैंक के हिसाब से कंपेयर किया जाता है। और ऐसा ही कुछ होता है हमारे इस ग्लोबल लेवल में, जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है, और इन डिफरेंट कंट्रीज़ को भी कंपेयर करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो अब बात यह आती है कि जैसे हमारे स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हमारे मार्क्स या हमारा रैंक होता है, वैसे ही इस ग्लोबल लेवल में कंट्रीज़ के कंपैरिजन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है। तो इस ग्लोबल लेवल में कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है मनी, मीन्स इनकम। पैसा ही पैसा होगा। तो अब एक पर्सनल इंसान की इनकम के बारे में तो हम बात कर सकते हैं, बट जब हम बात कर रहे हैं एक कंट्री की इनकम की, तब हम वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। तो अब जीडीपी क्या होती है, तो कंट्री के सभी सिटीजन्स की कंबाइंड इनकम को ही हम बोलते हैं जीडीपी। बट सोचो, अगर हम जीडीपी की हेल्प से दो कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा। सोचो, हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें से एक कंट्री की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और जो दूसरी कंट्री है जिस कंट्री को हम इस कंट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन उससे 10 टाइम या 20 टाइम्स कम है। तो सीधी सी बात है कि उस कंट्री के लोग अगर इस वाले कंट्री के इक्वल भी अर्न करते होंगे, तो भी उस कंट्री की टोटल जीडीपी इस वाले कंट्री से 10 या 20 गुना कम होंगी, क्योंकि उस कंट्री की तो पॉपुलेशन ही कम है। तो अब क्या किया जाए, तो इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा इनकम। तो अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो एक कंट्री के पूरे पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे उसकी टोटल इनकम से, तो हमें मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम। मीन्स उस कंट्री का एक इंसान एवरेजली कितना कमाता है। तो क्योंकि इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया
हमने यहाँ पर इनकम को दिया है, तो सबसे पहले हम इन कंट्रीज़ की इनकम को ही देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा रिच है। तो यहाँ पर आता है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक ही हमें बताता है कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा रिच है और कौन सी कंट्री पुअर है। तो देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या बताता है। तो वो कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम $12,236 से ज़्यादा है, उन कंट्रीज़ को हम बोलते हैं रिच कंट्रीज़। मीन्स उस कंट्री के सिटीजन एवरेजली $12,236 पर एनम अर्न करते हैं। Big bank, small bank, I like to make money. All right. तो अब बात करते हैं गरीबों की, मतलब उन कंट्रीज़ की जिनका पर कैपिटा इनकम कम है। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जिन भी कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम $1,005 से कम होता है, उन्हें हम बोलते हैं लो इनकम कंट्रीज़। तो अब ये जानने के बाद आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आया ही होगा कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है। तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है $1,840, और ये सारा डाटा 2016 का है। तो रिच कंट्री होने के लिए इंडिया का पर कैपिटा इनकम $12,236 से ज़्यादा होना चाहिए था, बट इंडिया का पर कैपिटा इनकम है सिर्फ $1,840। तो इसका मतलब इंडिया एक मिडल लो इनकम कंट्री है। मीन्स ना इंडिया इस लो वाले मार्क के नीचे है, बट इस रिच कंट्री वाले मार्क से काफ़ी ज़्यादा दूर है। इसलिए हम इंडिया को एक मिडल लो इनकम कंट्री बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि इंडिया एक रिच कंट्री नहीं है, और इस रिच कंट्री वाले मार्क से इंडिया अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है। पर अगर हम अभी के डाटा को देखें तो गूगल हाउ मेनी % इंडियंस आर पुअर। According to SOS Children's Villages Canada, 2/3 of people in India live in poverty. 68.8% of the Indian population lives on less than $2 a day. वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तो इंडिया की पॉवर्टी में कंडीशन क्या है वो आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। और इस पैंडेमिक के बाद तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और कुछ नहीं तो Google how many % Indians are unemployed. According to Trading Economics, unemployment rate in India averaged 8.51% from 2018 until 2021, reaching an all-time high of 23.50% in April of 2020 and a record low of 6.50% in November of 2020. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो अगर आप भी इन अनएम्प्लॉयड लोगों की लिस्ट में नहीं आना चाहते हो तो थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर आपको सोशल साइंस के साथ साथ आपके मैथ्स और साइंस के भी एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो शेयर भी कर देना ताकि और भी स्टूडेंट्स को फ्री और क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। Done. तो अब हमने इंडिया की इनकम तो देख ली, बट अब हम इंडिया की इनकम के साथ साथ कुछ और क्राइटेरियाज की भी बात करते हैं जो एक कंट्री के डेवलप्ड होने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट कंपेरिजन कब होगा? तो इन बाकी सारे क्राइटेरियाज को हम एक कंपेरिजन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया का कंपेरिजन उसके बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख ही सकते हैं। यहाँ पर इंडिया का कंपेरिजन हो रहा है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार के साथ। तो अब अगर हम यहाँ पर इनकम की बात करें तो यहाँ पर सबसे आगे है श्रीलंका। हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तो यहाँ पर भी 75.5 ईयर्स के साथ श्रीलंका सबसे आगे है। और अगर हम बात करें मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की तो यहाँ पर भी 10.9 के साथ श्रीलंका सबसे ज़्यादा आगे है। और लास्ट में अगर हम बात करें HDI रैंकिंग की तो यहाँ पर भी 76 रैंक के साथ श्रीलंका सबसे ज़्यादा आगे है। तो ये कंपैरिजन जीतता है श्रीलंका। और अगर बात करें HDI रैंकिंग की तो यहाँ पर HDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये रैंकिंग दी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और अब आप ये सोच रहे हो कि वर्ल्ड बैंक किस बेसिस पे
किन क्राइटेरियाज को देखकर ये रैंक देता है, तो अभी हम इसी को समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के। इन इंडिकेटर्स के हेल्प से हम बता सकते हैं कि कौन सी प्लेस या कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, और इनके बेसिस पर ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेडी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे कि हमने अभी बात की थी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि उस कंट्री के लोगों की एवरेज लाइफ कितनी है, और अगर आप उस कंट्री में रहते हो तो आप अपने लिए कितनी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ पर 1000 बर्थ, मीन्स पर 1000 चाइल्ड में से जिनका बर्थ हुआ उसमें से कितनों की डेथ हो गई। नेक्स्ट है अडल्ट लिटरेसी रेशियो, मीन्स उस कंट्री के अडल्ट लोग कितने ज़्यादा एजुकेटेड है, कितने लिटरेट है, और यहाँ पर अडल्ट का मतलब है 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लोगों की। फोर्थ है परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अब ये पॉवर्टी लाइन क्या होती है? तो पॉवर्टी लाइन एक लाइन होती है जिसके नीचे अगर किसी की इनकम है, मतलब किसी की इनकम उस डिसाइड की हुई लाइन से भी कम है, तो उसे हम पुअर बोलते हैं। और ये पॉवर्टी लाइन सभी कंट्रीज़ की अलग अलग होती है, और एक पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड वाइड भी है, वो है अराउंड $1.5। मीन्स जो लोग $1/2 पर डे से भी कम कमाते हैं उन्हें हम ग्लोबली पुअर बोलते हैं। और अगर बात करें इंडिया के पॉवर्टी लाइन की, तो इंडिया में रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज़ के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन है। रूरल एरियाज़ में ये पॉवर्टी लाइन 1059 रुपीज़ है, और अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ के लिए ये अमाउंट है 1286 रुपीज़ पर मंथ। तो नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। इसके बारे में तो हमने अभी डिस्कस किया था, एक कंट्री के सिटीज़न की एवरेज इनकम, और अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये इक्वल होती है उस कंट्री की टोटल इनकम अपॉन उस कंट्री की पॉपुलेशन। तो यही कुछ इंडिकेटर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के, और इसी के बेसिस पर ही वर्ल्ड बैंक HDI रैंकिंग अनाउंस करता है। तो वैसे ये पर कैपिटा इनकम, GDP और ये सारी बातें सुनकर आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि क्यों एक रिच कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड होती है। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक रिच कंट्री डेवलप्ड हो ही, बट एट द सेम टाइम इनकम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक कंट्री की फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी तभी होती है जब उस कंट्री के पास या फिर उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसे होते हैं। उस कंट्री के सिटीजन्स के पास ज़्यादा पैसे, तो उससे उनका लाइफ का स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, और उस कंट्री के सिटीजन्स की इनकम ज़्यादा है, इसका मतलब उस कंट्री की गवर्नमेंट की इनकम भी ज़्यादा होगी, और उस कंट्री की गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगी, जिससे ओवरऑल उस कंट्री की ग्रोथ होगी और लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। इसीलिए इनकम या फिर मनी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। अब हम बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ की। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो एक कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है उसके सिटीजन्स को, उन्हें हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। जैसे रेलवेज़ की फैसिलिटीज़ हो गई, ऐसे ही वो सारी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट हमें देती है उन्हें हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि मनी से हम हर चीज़ बाय नहीं कर सकते। मतलब चाहे आप फरारी या मर्सिडीज ले भी लो, बट उससे आपको चलाना तो इंडिया के उसी गड्ढों वाले रोड पे पड़ेगा। इसे छोड़ते और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो पता है ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो समझ लो ये हमारा लास्ट टॉपिक ही है, और ये टॉपिक है BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। तो अब ये बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? तो बॉडी मास इंडेक्स में हम एक पर्सन के वेट को जो होता है किलोग्राम्स में, उसको डिवाइड करते हैं एक पर्सन की हाइट से,
जो होती है मीटर स्क्वायर में, और इसी ही हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब इसके बाद आपको जो आंसर मिलता है वो अगर 18.5 से कम है, इसका मतलब कि आप अंडर नरिश्ड हो, या फिर आपको जो रिज़ल्ट मिला है वो 25 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि आप ओवरवेट हो। Don't let the beard fool you. He's a child. It's funny because he's fat. नहीं, मतलब इसे सीरियसली मत लेना। अगर आपका रिज़ल्ट 25 से ज़्यादा आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेट फैट्स का है और आप अनहेल्दी हो। तो अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Again. और हाँ, मुझे पता है, पता नहीं आप ये टॉपिक पिछले कितने क्लासेस से पढ़ रहे हो, बट अब हमें NCERT वालों ने ये दिया है तो पढ़ना ही होगा। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे प्रेजेंट के नीड्स को तो सेटिस्फाई करे, बट इससे हमारे फ्यूचर जनरेशन पे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। मीन्स उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे, हम सारे रिसोर्सेज अभी ख़त्म ना कर दें। और बस इसे ही हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जहाँ पर बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पर रिसोर्सेज दो टाइप्स में बढ़ जाते हैं। वो एकदम से खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। मीन्स यहाँ पर रिसोर्सेज दो टाइप्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो टाइम के साथ रिन्यू हो जाते हैं और ये रिसोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्राउंड वाटर, एयर एक्सेट्रा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। और अगर यहाँ पर बात फॉसिल फ्यूल्स की आई गई है तो यहाँ पर आप क्रूड ऑयल रिजर्व्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हो, जैसे यहाँ पर कौन सी कंट्री में कितने क्रूड ऑयल रिजर्व्स है और वो आने वाले कितने सालों तक रहने वाले हैं। तो कुछ ढूंढो यार, क्रूड ऑयल के बाद हम क्या यूज़ करेंगे। तब तक मैं भी कुछ सोचता हूँ और हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो बस इतना ही इस वीडियो में, हम जल्दी मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।